भैया हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने आपको ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने पिछला जो टॉपिक था वो हमने सर्कुलेशन सिस्टम खत्म किया था और इसके बाद अब हमें पढ़ना है ब्रेन। ब्रेन से रिलेटेड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, कैसे क्या पढ़ना है आपको और एग्जाम्स के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। ब्रेन मतलब मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं कि कैसे आएगा, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूं ब्रेन से। देखो, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं उससे पहले हम उसकी स्टडी पढ़ रहे थे। तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ ब्रेन। अगर आपसे क्वेश्चन आए स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ ब्रेन कहलाता है आपका न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका विज्ञान। क्या कहते हैं? तंत्रिका विज्ञान। तो ब्रेन का अध्ययन किस में किया जाता है, विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि न्यूरोलॉजी में किया जाता है। तो ब्रेन का अध्ययन जो किया जाता है किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। तो जब हम न्यूरोलॉजी की बात करेंगे तो आपके लिए कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट बनेंगी। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, इसमें इंक डलवा देता हूँ, है ना, तो आपको समझना है थोड़ा सा। तो स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी कहते हैं, तंत्रिका विज्ञान कहलाते हैं। अब इससे आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट होगा? देखो, स्टडी ऑफ ब्रेन तो हो गया तंत्रिका विज्ञान। अब आपसे और क्या क्वेश्चन आएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टडी करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है। तो ब्रेन की स्टडी करने वाले डॉक्टर को, ठीक है, यानी हम डायरेक्टली लिख देते हैं डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो डॉक्टर को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तंत्रिका विज्ञानी। तो तंत्रिका विज्ञानी मोस्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो न्यूरोलॉजिस्ट ये आपको याद रखना है। तो ब्रेन का अध्ययन किस में किया? तंत्रिका विज्ञान में किया। ब्रेन के अध्ययन करने वाले डॉक्टर को हमने क्या कहा? हमने कहा न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो। अब इसके बाद में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो मैं बात करूं। देखो, मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर में कहाँ स्थित होता है? सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि मस्तिष्क जो है वो सबसे टॉप पर होता है। सभी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला हमारा मस्तिष्क है, इसीलिए इसे सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। आप समझ सकते हैं बॉडी में, तो सबसे ऊपर स्थान दिया गया है हमारे मस्तिष्क को और ये सबसे टॉप पर भी है। तो ये क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कहाँ स्थित होता है, तो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो ब्रेन जो स्थित होता है, ब्रेन जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर है? तो हमारे मस्तिष्क के कपाल या क्रेनियम में स्थित होता है। कहाँ पर? कपाल या क्रेनियम में। तो ये कहाँ स्थित होता है? क्रेनियम में। क्रेनियम जिसे हम कपाल कहते हैं, तो कपाल या क्रेनियम में ये क्या होता है? स्थित है। तो कहाँ स्थित है? कपाल में। इसके बाद में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो वो देखिए कि कहाँ स्थित है? कपाल में। कपाल को हम क्रेनियम भी कहते हैं, कपाल भी कहते हैं। देखो, कपाल में कुछ चीजें आपसे कपाल से क्वेश्चंस बनेंगे और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बनेंगे उनको मैं क्लियर करूंगा। पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, एक तो ये आता है मस्तिष्क हमारा कहाँ सुरक्षित होता है। तो मस्तिष्क जो सेफ होता है, तो मस्तिष्क जो हमारा सेफ होता है या सुरक्षित होता है वो कहाँ होता है? कपाल से ही होता है। तो कपाल में सुरक्षित होता है। अब कपाल में सुरक्षित क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं, कपाल में जो हड्डियां होती हैं, यानी हम बोन्स की बात करेंगे, कपाल में जो हड्डी होती हैं उन संख्या होती है 8। कपाल में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। अर्थात ये 8 हड्डी जो होती हैं, जो पूरे हमारे इस टाइप का जो कपाल है, इस टाइप का जो हमारा कपाल होता है, ये इस पूरे कपाल पर, यहाँ पर ये पूरा जो ब्रेन है, इस पूरे ब्रेन को ये सुरक्षित करके रखता है कपाल। जो ऊपर आप देख रहे हो ये कुछ प्रमुख हड्डियां हैं जो फिक्स होती हैं। कैसी होती हैं? फिक्स होती हैं। तो इन्हें हम कपाल कहते हैं। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आप खोपड़ी भी बोल सकते हो, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऐसे करके अपन को क्लियर करना है। और मोस्टली खोपड़ी में तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 29 होती हैं, लेकिन यहां पर आपको बात करनी है केवल 8 अभी समझना है, ठीक है। तो कपाल में कितनी होती है? 8 होती है। खोपड़ी हमारी पूरी ये मानी जाती है, जो हम जबड़े तक की बात करते हैं यहां तक की, ये सभी खोपड़ी के अंतर्गत आती हैं। ये हमारी पूरी खोपड़ी होती है, तो हम वहां पे क्लियर करेंगे। तो सेफ कहां होता है मस्तिष्क? कपाल में। हड्डियां कितनी होती हैं? 8 होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये जो हड्डी होती हैं ये हमारा सुरक्षित रखता है, ये सुरक्षित किस प्रकार के जॉइंट से हैं? इतनी मजबूत हड्डी जो होती हैं हमारी, जो कपाल की जो हड्डियां हैं ये सबसे मजबूत होती हैं। कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। तो ये हड्डियां जो मजबूत होती हैं वो किस जॉइंट के कारण मजबूत होती हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो यहां पर एक फाइबर जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है? फाइबर जॉइंट। फाइबर जॉइंट के कारण क्या होता है? ये सबसे मजबूत होती हैं। ये कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं। मजबूत हड्डी। देखो, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी तो हमारे जबड़े की होती है, ये आप जानते ही हो। और ये भी कहाँ पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। कपाल में नहीं, मोस्टली हम खोपड़ी में बात सकते हैं, खोपड़ी में पाई जाती है। तो सबसे मजबूत हड्डी हमारी कौन सी होगी? तो आप कह सकते हो
कपाल में, और मोस्टली हमारी कौन सी होगी, मैक्सिलरी जॉ, ऐसे करके आपको याद रखना है, जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। ठीक है, अब बात करें तो क्रेनियम के अंदर ब्लड कितना होता है, क्रेनियम के अंदर कितना ब्लड रहता है, मोस्टली अगर हम बात करें इस पूरे कपाल के अंदर कितना ब्लड रहता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितना होगा, तो मैं बता दूं कपाल के अंदर जो ब्लड रहता है, कपाल के अंदर 1.5 से 2 लीटर क्या रहेगा, रक्त रहता है। तो कपाल के अंदर जो रक्त की मात्रा है वो कितनी होती है, 1.5 से 2 लीटर होती है। कपाल के अंदर जो रक्त की मात्रा है वो कितनी है, 1.5 से 2 लीटर होती है। इतना आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि मस्तिष्क स्थित हो गया कपाल में, और कपाल के कितने सारे फंक्शंस थे, तो पहले तो क्या कर रहा था, ब्रेन को सुरक्षित रखता है। दूसरा, हड्डियों की संख्या इसमें 8 है। जो हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं तो इस मजबूत ज्वाइंट को कहते क्या है, तो आपको याद रखना है फाइबर ज्वाइंट। अब पूछा जाए कपाल के अंदर ब्लड कितना होता है, तो आप कह सकते हो 1.5 से 2 लीटर। कितना होता है, 1.5 से 2 लीटर होता है। अब इसके बाद में अपन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं कि कैसे हमारे लिए इंपोर्टेंट बनेंगे, तो मैं क्लियर करूं। देखो, ब्रेन जो है इसका जो आकार है वो लगभग एक अखरोट के समान होता है। आकार कैसा होता है, अखरोट के समान, अखरोट के समान होता है। अखरोट आपने खाया होगा, अखरोट के समान ब्रेन की जो आकृति है सेम अखरोट के समान होती है, लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज बात करें, ब्रेन का जो वजन है, वेट है, वो कितना होता है, तो जब हम मस्तिष्क का वजन बात करते हैं तो ये सभी में डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं करूं, औसत वजन जो है, औसत वजन जो हमारा है वो हमारा होता है 1400 ग्राम। कितना ग्राम, 1400 ग्राम। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाए कि पुरुषों का कितना होता है, महिलाओं का कितना होता है, तो देखो पुरुषों का जो ब्रेन है वो हमारा होता है 1450 ग्राम। पुरुषों का जो मतलब हमारा जो ब्रेन है पुरुषों का वो 14 से 50 ग्राम का होता है, और महिलाओं का जो ब्रेन है, महिलाओं का जो ब्रेन है ये कितना होता है, ये आपका मैं बात करूं तो 1350 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। अब आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि औसत वजन हमारा 1400 ग्राम है, पुरुषों का 1450 ग्राम, महिलाओं का 1350 ग्राम है। तो क्या महिलाओं में दिमाग कम होता है, नहीं। ध्यान देना है, महिलाओं में दिमाग कम नहीं होता, लेकिन बस उनका क्या होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी डिफरेंट होती है, रक्त कम होता है, बाकी की चीज़ें कम होती है, तो इसी के कारण से उनके लिए उतना ही जरूरी है। तो ये 1350 होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वजन कम है तो उनके अंदर दिमाग नहीं होगा, दिमाग सबका फिक्स है। ठीक है, जितना है बस यूज करना है, जितना ज़्यादा यूज कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारा क्लियर होगा। अब देखें यहाँ पर आपके लिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी। देखो, शरीर में सबसे ज़्यादा अगर हमारे शरीर में पूछा जाए कि ऑक्सीजन की आवश्यकता किसे होती है, तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो भी ब्रेन को होती है। तो शरीर में ऑक्सीजन की सबसे अधिक जरूरत किसे होगी, ब्रेन को होगी। तो शरीर में ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा किसे चाहिए होती है, ब्रेन को चाहिए होती है। लगभग में 70% के आसपास हम बात करते हैं। कितने परसेंट में, 70% ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी की है वो किसे चाहिए होती है, वो हमारे ब्रेन को चाहिए होती है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपको कुछ चीज़ें याद और करनी है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारे ब्रेन है इसमें कौन सा ऐसा जो पदार्थ है जो इसे सक्रिय बनाए रखता है, क्या बनाए रखता है, कौन सा पदार्थ इसे सक्रिय बनाए रखता है, कौन सा तत्व ब्रेन को सक्रिय बनाए रखता है, तो इसे सक्रिय बनाए रखने के लिए सोडियम तत्व की आवश्यकता होती है। सोडियम का सिंबल होता है Na। तो किस तत्व की आवश्यकता होती है, सोडियम तत्व की, जो इसे सक्रिय बना के रखेगा, इसको सुचारू रूप से काम कराने में मदद करेगा। तो कौन सा होगा, सोडियम। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो आपके लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेगी। जैसे मैंने अभी आपको वजन तो थोड़ा पुरुषों और महिलाओं का बता दिया, एक चीज बताना भूल गया यहाँ पर, बच्चों का। अगर आपसे पूछे बच्चों का वजन कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि बच्चों का मात्र 300 ग्राम के आसपास वजन होता है। 300 से 400 ग्राम भी आप रख सकते हो। तो बच्चों का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 300 से 400 ग्राम ही होता है बस, है ना। तो बच्चों का वजन कितना होता है, 300 से 400 ग्राम होता है। और अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा औसत वजन है संपूर्ण शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत होगा, संपूर्ण शरीर का कितना प्रतिशत है वजन, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो औसत वजन है वो संपूर्ण शरीर का कितने प्रतिशत है, तो आप कह सकते हो हमारे संपूर्ण शरीर का 2% जो होता है वो हमारा ब्रेन का वजन होता है। कितना होता है, 2%। केवल इतना ही आपको याद रखना है, हमारे संपूर्ण शरीर के वजन का कितने परसेंट है, ये 2% है। बस इतना आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब इसके बाद में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, देखो वजन देख लिया, सोडियम की आवश्यकता होती है तत्व की, ये भी आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो देखें। देखो
अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन जो है, जो हमारा जो ब्रेन है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं, तो देखो ये स्टोर करके क्या रख लेता है, इसे ज़रूरत क्या होती है, किसकी आवश्यकता होती है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारे शरीर में किसको, वसा को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? ब्रेन जो होता है, ब्रेन में आपसे क्वेश्चन आता है कई बार, ब्रेन में वसा का स्टोरेज होता है। वसा यानी फैट, फैट का क्या होता है? स्टोरेज होता है। तो यहां वसा को स्टोर करके भी रखा जाता है। ब्रेन में क्या रखा जाता है? ब्रेन वसा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा जो ब्रेन है, आप जानते हैं ये सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज होता है। कैसा होता है? सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज। देखिए अगर मैं बात करूं किसी सुपर कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर लिखता हूं, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो है एक बार में 30 से 40 या 20 हजार से 30 हजार की इमेजेस की गणना कर सकता है। इमेजेस की क्या कर सकता है? गणना कर सकता है या इमेजिनेशन कर सकता है। 20 से 30 हजार पर मिनट होती है इसकी, सेकंडों में अगर हम बात करें तो ये इतना इमेज का स्टोर कर सकता है। इमेजेस को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। 20 से 30 हजार इमेजेस को क्या करेगा? स्टोर कर सकता है। जब ये इतनी सारी इमेजेस को स्टोर कर सकता है तो आपके लिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी। देखो अगर इसने इतनी सारी इमेजेस को स्टोर किया है सुपर कंप्यूटर ने, तो इसे बनाया किसने है? इंसान ने। तो हमारा ब्रेन ज़्यादा तेज होगा। अगर हम बात करें तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है? हमारा जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर से भी कई गुना, करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कहने का मतलब ये है, ये तो केवल 20 से 30 हजार इमेजेस को स्टोर कर सकता है, हमारा जो ब्रेन है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा इमेजेस को स्टोर कर लेता है। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क जो है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा 2 करोड़ से भी ज्यादा क्या कर लेता है? इमेजेस को स्टोर कर लेता है। इमेजेस को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है? 2 करोड़ से भी ज्यादा इमेजेस को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ये आपको समझना है यहां पर। तो इतना सब करने के बाद अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, वो सारी चीजें बताएं। देखो हमारा जो ब्रेन है इसकी सोचने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? सोचने की क्षमता भी ज्यादा होती है। हमारे ब्रेन में प्रतिदिन, हमारे ब्रेन में अगर हम बात करें कि एक दिन में कितने थॉट्स आते हैं, कितने विचार आते हैं, हम क्या क्या नहीं सोच लेते, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो एक दिन में ब्रेन में लगभग 70,000 थॉट आते हैं, यानी विचार आते हैं। तो हमारे ब्रेन में कितने सारे विचार आते हैं, क्या आते हैं? तो एक दिन में लगभग 70,000 थॉट आते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखो अगर आपसे पूछे कि ब्रेन क्या होता है, ब्रेन से हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं पर नोट करा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे देख लेंगे। देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा ब्रेन जो है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है क्या, या कितने मिनट तक जिंदा रहता है, तो मैं बात करूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क मरने के 7 मिनट तक जिंदा रहता है। कितने मिनट तक? 7 मिनट तक जिंदा रहता है। इसीलिए कभी कभी जो बंदा मर जाता है उसके थोड़ी देर बाद हमें उसे झटका सा लगता है, हमें लगता है कि वो जिंदा है। नहीं, जब उसके शरीर से ऑक्सीजन का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा होता है तो बीच में झटके से लगते हैं, करंट सा दौड़ता है शरीर में, और इसी के कारण क्या होता है, व्यक्ति को हमें लगता है कि वो शायद जिंदा है, उसमें सांस थी, उसने अभी पलके खोली या जो भी करा, तो कंडीशंस वही होती है। तो मरने के कितने मिनट तक व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो काम करता रहता है? वो 7 मिनट तक करता रहता है। ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर करनी है और इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर कराऊंगा। तो अभी पहले ये क्लियर करिए, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, देख लीजिए फटाफट। देखो ब्रेन जो है, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी में करते हैं, डॉक्टर को हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ये जो स्थित होता है वो कपाल में स्थित होता है, कपाल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। ये जो होता है वो कपाल में सुरक्षित होता है मस्तिष्क। कपाल का क्या काम है? कपाल में ब्रेन सुरक्षित होता है। 8 हड्डियों का बना होता है कपाल। फाइबर जॉइंट सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये हमारे जबड़े की होती है मोस्टली। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे लिख दूँ आपको, किसकी हड्डी की होती है सबसे मजबूत शरीर की? जबड़े की, जबड़े की। ठीक है, तो जबड़े की हड्डी हमारी सबसे मजबूत होती है। कपाल के अंदर जो ब्लड है वो 1.5 से 2 लीटर के आसपास रहता है। ठीक है, कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या, देखो नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो तंत्रिकाओं की संख्या और पढ़ लीजिए यहाँ पर। कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या, क्रेनियल नर्व्स बोल देते हैं, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, कपाल तंत्रिकाओं मतलब क्रेनियल नर्व्स की संख्या जो होती है, देखिए कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्रेनियल नर्व्स की संख्या जो होती है वो हमारी 12 जोड़ी,
कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। ठीक है, तो ये हमारा 12 जोड़ी होता है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, पेयर में होती है 12 जोड़ी। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब इसके बाद में हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो उसके बाद में मैंने बढ़ाया आपको वजन। तो हमारा जो औसत वजन है मस्तिष्क का वो 1400 ग्राम होता है। पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होता है। 1450 ग्राम पुरुषों का, महिलाओं का 1350 ग्राम। बच्चों का पूछे तो 300 से 400 ग्राम, और कुल शरीर का प्रतिशत पूछे तो 2% होता है। ऐसे आपको याद रखना है। आकार जो है वो अखरोट के समान होता है। ब्रेन में किसका स्टोरेज होता है, तो आप कह सकते हो कि फैट का स्टोरेज होता है। ये जो हमारा ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होता है। सुपर कंप्यूटर एक बार में, एक सेकंड में या किसी भी समय में बात करें तो लगभग 20 से 30 हज़ार तक की गणना ही कर सकता है। लेकिन हमारा ब्रेन क्या कर सकता है? हमारा ब्रेन 2 करोड़ से अधिक इमेजेस को स्टोर कर सकता है एक बार में, बहुत तेज है। इसके बाद मैंने बताया आपको एक दिन में ब्रेन लगभग 70,000 विचार आते हैं, और इतने विचार आना बहुत बड़ी बात होती है किसी मशीन को। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक लाइक का मशीन काम करता है। आपको याद रखना है एक दिन में ये कितने थॉट्स लेता है? 17,000 लेता है, 70,000 लेता है। सबसे अधिक बॉडी में ऑक्सीजन की आवश्यकता किस पार्ट को होती है हमारे शरीर में? तो हम कह सकते हैं हृदय को, सॉरी हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क को होती है। कितने % होती है? 70% होती है। अगर कहें हृदय, ब्रेन अगर अपन ब्रेन बिल्कुल लगातार काम करता रहे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करता रहे, तो उसे किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आप कह सकते हो सोडियम की आवश्यकता होती है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई थी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट बताया था कि हमारा जो शरीर, हमारा जो ब्रेन, हम जब मर जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क कितने समय तक जिंदा रह सकता है? तो वो 7 मिनट तक अधिकतम जिंदा रहता है। बस इतना हमने अभी तक पढ़ा था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी जल्दी मुझे क्लियर करके बता दीजिए आप लोग, ठीक है। और मैं इसे करूँगा फिर साफ, यहाँ से साफ करने का कहाँ गया? ठीक है, फिर मैं इसे साफ कर रहा हूँ, है ना। अब इसके बाद में अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, वो सारी चीजें हमें क्लियर करनी है। देखो, देखिए अभी क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, वो सारी चीजें। इन सब के बाद अब आपको पढ़ना है थोड़ी सी मस्तिष्क की लेयर्स। अब मैं वो लेयर्स ही क्लियर करा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। देखें, मस्तिष्क के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। अगर हम बात करें क्रेनियम, जो हमने अभी पढ़ा, थोड़ा सा क्रेनियम को ही मैं क्लियर करा रहा हूँ। क्रेनियम, ठीक है, ये क्रेनियम, ठीक है। जो हमारी ये खोपड़ी है, ऐसे ये मान लो ये हमारी खोपड़ी है। इस खोपड़ी में जो ऊपर का आवरण है, इसे हमने क्या कह दिया? क्रेनियम कह दिया। क्या कह दिया? क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम कह दिया। अब इस क्रेनियम के अंदर जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। अब देखो, अगर मैं बात करूं, मेनिंजिस होता है, एक मिनट, मेनिंजिस होता है, मेनिंजाइटिस बोल दिया, रोग नाम है मेनिंजिस, है ना। मेनिंजाइटिस तो रोग हो जाएगा। मेनिंजिस नामक एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? मेनिंजिस, ठीक है, मेनिंजिस द्रव। अब इसमें क्या होता है? मेनिंजिस जो होती है, इसमें क्या होती है? इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है। मेनिंजिस जो क्रेनियम है, उसके अंदर एक परत होती है जिसको हम मेनिंजिस के नाम से मानते हैं। चाहे तो आप इसके द्रव भी मान लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि अभी द्रव ना माने, आप द्रव हटा दीजिए। अभी मैं इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव करके अलग से पढ़ा दूंगा, तो वो जब समझ लें। देखो, जो क्रेनियम है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? मेनिंजिस का आवरण पाया जाता है। तो अगर आपसे कहे क्रेनियम के अंदर किसका आवरण, मस्तिष्क के क्रेनियम के बिल्कुल जस्ट अंदर किसका आवरण पाया जाता है, तो आप कहेंगे मेनिंजिस का आवरण पाया जाता है। किसका पाया जाता है? मेनिंजिस का। अभी बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क में एक रोग होता है मेनिंजाइटिस, जो वायरस संक्रमण के कारण होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम बताएंगे कि कैसे। तो अभी आपको देखना है कि क्रेनियम, अब देखो क्रेनियम क्या होगी? बाहरी परत हो गई। मेनिंजिस इसके अंदर का एक आवरण हो गया। अब मेनिंजिस जो है वो 3 पार्ट्स का बना होता है। मेनिंजिस कितने पार्ट का बना होता है? 3 का। देखो, ये कौन कौन से होते हैं? 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। तो मैं बात करूं, सबसे पहली जो परत है वो होती है ड्यूरा मैटर, फिर अरेक्नॉइड, और फिर होती है पाया मैटर, और फिर कौन सी होती है? पाया मैटर। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेनिंजिस का आवरण है, और मेनिंजिस का जो आवरण है वो 3 लेयर्स का बटा होता है। कितने लेयर्स का? 3 लेयर्स का। ऐसे सबसे ऊपरी परत जो है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ड्यूरा मैटर। मैं चाहूँ तो यहीं पे लिख देता हूँ, ड्यूरा मैटर, ठीक है। सबसे ऊपरी परत है वो ड्यूरा मैटर है। मध्य परत जो है वो अरेक्नॉइड कहलाती है। क्या कहलाती है? अरेक्नॉइड कहलाती है। और सबसे लास्ट वाली जो परत है उसे हम कहते हैं पाया मैटर। कौन सी कहते हैं? पाया मैटर। पाया मैटर कहते हैं। अब ये कौन सी परत होगी? आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ ब्रेन।
यानी अगर आपसे पूछा जाए मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो ड्यूरामेटर कहते हैं। तो आउटर लेयर क्या हो जाएगी, ड्यूरामेटर। अरेक्नोइड कैसी होगी, मिडिल लेयर। अरेक्नोइड कैसी हो जाएगी, मिडिल लेयर। और पायामेटर कैसी हो जाएगी, इनर लेयर। ठीक है, और ये तीनों होती किसमें, मेनिंजेस में। और मेनिंजेस में ही पूरा ब्रेन हमारा भरा होता है। पूरा ब्रेन हमारा कहाँ भरा होता है, मेनिंजेस में। तो आपको ये याद रखना था कि क्रेनियम के पूरे अंदर ढका है पूरा ब्रेन का जो ऊपरी आवरण, जहां पर बाल बाल हमारे आ रहे हैं पूरे, ये पूरा क्रेनियम है। और इस क्रेनियम के अंदर जस्ट जैसे जाएंगे उसके बाद में क्या मिल जाएगा, मेनिंजेस मिल जाएगा। और मेनिंजेस 3 लेयर्स का बना होता है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। अब हमसे कहेंगे मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, आप कहेंगे ड्यूरामेटर। फिर क्या कहलाती है, अरेक्नोइड मध्य परत, बीच सबसे लास्ट वाली क्या कहती है, पायामेटर कहलाती है। ऐसे आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि मस्तिष्क चारों तरफ किसके आवरण से ढका होता है, तो क्रेनियम के आवरण से ढका होता है। ऐसे आपको क्वेश्चंस निकालने हैं और ऐसे आपको समझना है। तो देखिए इन 3 परतों का हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ड्यूरामेटर सबसे बाहरी परत है लेकिन सबसे कठोर भी है, सबसे कठोर परत। अगर पूछा जाए मस्तिष्क की सबसे कठोर परत कौन सी है, तो सबसे कठोर परत होती है हमारी ड्यूरामेटर। सबसे कठोर परत कौन सी होगी, ड्यूरामेटर होगी। ठीक है, अगर हम यहीं पर एक बात करें कि सबसे, अब ड्यूरामेटर सबसे कठोर होगी तो सबसे मुलायम कौन सी होगी, तो आप जानते हैं सबसे इनर में होगी वो सबसे मुलायम होगी। तो ये सबसे सॉफ्ट होती है, सबसे मुलायम परत। ये कैसी परत होती है, सबसे मुलायम परत होती है। ये सबसे कैसी होगी, मुलायम परत होगी। ऐसे करके आपको क्लियर करना है। अब देखो मैं बात करूं, ये जो 3 परत हम पढ़ रहे हैं यहां पर, इन 3 परतों के बीच में ही ये जो 3 परतें हमने पढ़ी हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, इन तीनों परतों के बीच में एक द्रव ऐसे भरा होता है, इनके अंदर ऐसा द्रव भरा होता है, ऐसा द्रव भरा होता है। ये पूरा एक द्रव भरा होता है जिसे हम कौन सा द्रव कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। कौन सा द्रव कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। अब सेरिब्रो स्पाइनल द्रव क्या होता है, इसको थोड़ा समझें। देखो इस द्रव में जब वायरस अटैक होगा, इस द्रव में क्या होगा, जब वायरस अटैक होगा, कौन सा, वायरस का, जब इसमें वायरस संक्रमण होगा, वायरस का संक्रमण होगा या विषाणु का संक्रमण होगा, तो होगा क्या, तो व्यक्ति को एक रोग होता है, हम लोगों को एक रोग होता है जिसे कहते हैं मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग कहते हैं, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस विषाणु से होने वाला एक रोग है जो आपके मस्तिष्क में होता है, कहते हैं दिमागी बुखार हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। ये बुखार इतना खतरनाक भी होता है, कभी कभी व्यक्ति किस में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। तो इस बुखार के कारण व्यक्ति किस में चला जाता है, कोमा में। तो कोमा में भी चला जाता है, इस बुखार के कारण व्यक्ति किस में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इस कोमा में जाने को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, अगर आपको याद रहो तो बता दूं, बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ। यानी वो व्यक्ति पूरी तरीके से मरा नहीं है लेकिन उसकी बायोलॉजिकल यानी जैविक मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है, जैविक मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है तो वो किस फॉर्म में है, वो बायोलॉजिकल डेथ में है, अर्थात उसकी जैविक मृत्यु हो गई है। अर्थात वो दैनिक जो क्रियाएं जो रेगुलर हम जो करते हैं वो नहीं करते, मस्तिष्क सो गया है और उसको बस कुछ फील होता है, होता हो पता नहीं, अंदर की साइड में जो भी फील होती है वही होती है। मतलब वो कोई काम का नहीं रहता, बस बिस्तर पर डला रहता है और कोई मतलब नहीं है, तो हम कह देते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, उसकी जैविक मृत्यु हो चुकी है। क्लियर। तो मेनिंजाइटिस रोग के कारण हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है। जब इस द्रव में वायरस का संक्रमण होगा तो मेनिंजाइटिस डिसीज हो जाएगी और व्यक्ति चला जाएगा कोमा में, और इसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल मृत्यु किसी व्यक्ति की। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी थी और इन सारी चीज़ों से हम क्लियर करेंगे। और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो ब्रेन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ठीक है, तो हमसे जब क्वेश्चन आए ब्रेन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होगी, तो ब्रेन की जब क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई की बात करेंगे तो वो होगी आपकी न्यूरॉन्स। क्या होगी, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपके जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं तंत्रिकाएं। ठीक है, तंत्रिकाएं, ये आपको याद रखना है। तो ब्रेन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तंत्रिका होती है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है मस्तिष्क की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप कहेंगे न्यूरॉन्स होती है। क्लियर, और ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका आपको मैंने बता दिया था, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। बताइए ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है, जल्दी से क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इससे आगे बढ़ेंगे।
अभी हम आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। अब देखें आपके लिए क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट बनने वाली हैं। तो मैं आपको ब्रेन का थोड़ा सा डिस्कशन कराया था और उससे आगे बढ़ेंगे। देखो ये तो ब्रेन से रिलेटेड बातें थी जो आपको समझ नहीं थी, है ना, और उससे आगे बढ़े तो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ ब्रेन को कंप्लीट। ठीक है, ब्रेन को पार्ट्स में बताऊंगा। मस्तिष्क को हमने बांटा है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है, और इसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। अब देखो यहां पर क्या होगा, फोर ब्रेन जो होता है वो 2 टाइप्स होता है। फोर ब्रेन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका, अगर हम बात करें तो सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक है, और एक होता है डाइनसेफेलॉन। 2 भाग हैं इसके। डाइनसेफेलॉन 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका थैलेमस, एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। एक क्या होता है आपका? हाइपोथैलेमस। एक क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऐसे आपको 2 चीजें में याद रखना है इसको। ठीक है, अब बात करें मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कौन कौन सा होगा? एक होगा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और दूसरा जो हमारा बनेगा वो बनेगा सेरेब्रल पेंडिकल, सेरेब्रल पेंडिकल। ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल बनेगा। अब इसके बाद में कौन सा होगा? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क 2 टाइप होगा। पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। 2 प्रकार में कौन कौन से प्रकार आएंगे उसके? एक मैं इसको 3 प्रकार से पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, एक जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है पॉन्स बैरोलाई। चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी वो देखेंगे। देखो अभी अपन को कुछ चीजें क्लियर करनी है और जो भी चीजें क्लियर करनी है उनमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। बात करूं सेरिब्रम चीजों को हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम को पहले आप अच्छी तरीके से समझेंगे। मस्तिष्क का जो पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं, और इसी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो आप देखिए हेडिंग बना रहा हूं मैं यहाँ पे सेरिब्रम। क्या होता है? मेडुला। सेरिब्रम से रिलेटेड आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क पढ़ना है। ठीक है, अब इन्हीं को हमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है और उनके बारे में सारी जानकारी। इसमें आपके लिए क्या के बारे में मानव मस्तिष्क का अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा भाग, अगर सबसे बड़ा भाग भी कौन सा होगा तो प्रमस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन सबसे बड़ा भाग। इसी के मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम कौन सा होता है? तो ये सारी चीजें आपको कहना है और वो आपका सेरिब्रम होगा। हम लोग सबसे बड़ा भाग मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? क्लियर कर देनी है। तो आप सेरिब्रम ये साफ कर देता हूं और इसके बाद मस्तिष्क का 2/3 होता है। तो 2/3 भाग पूरे मस्तिष्क का। कितने भाग? 2/3 भाग। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ऐसे आपको याद रखना है ना। अगर हम बात करें तो ये 2 गोलार्धों का बना होता है। ये कितने गोलार्धों का बना होता है? 2 गोलार्धों का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल अर्धगोलार्ध कहते हैं। सेरिब्रल अर्धगोलार्ध कहते हैं, या मोस्टली 2 गोलार्धों को बना है। ऐसे आप याद रखें, 2 गोलार्धों का बना होता है। बना होता है। जब ये 2 गोलार्धों को बना होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेरिब्रल अर्धगोलार्ध। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि किसका बना होता है। सेरिब्रल अर्धगोलार्ध 2 भागों का बना होता है, ऐसे आपको याद करना है। तो राइट लेफ्ट करके ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मैं बताऊंगा कि कैसे। तो आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम में से बहुत से लोग एक राइट हैंडेड होते हैं और एक लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक है, तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर कि हमारा जो ब्रेन है, सेरिब्रम जो है, वो दोनों चीज़ों को क्लियर करता है। ये सेरिब्रल अर्धगोलार्ध जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट और राइट, दायां और बायां। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दायां और इसको कहते हैं बायां। मैंने आपको यहाँ पर राइट बोला है, यहाँ पर लेफ्ट बोला है, ऐसे आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अगर हम बात करें कोई राइट हैंडेड बच्चा है
कोई जो राइट हैंड से लिख पाता है, अच्छी तरीके से कर पाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, विकसित हो जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो राइट हैंडेड जो बच्चे होते हैं उनकी इमेजिनेशन अच्छी होती है। उनकी क्या होती है? इमेजिनेशन अच्छी होती है। इमेजिनेशन मतलब बुद्धि या सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। उनका म्यूजिक अच्छा होता है, उनका म्यूजिक अच्छा होता है, उनका म्यूजिक अच्छा होता है, मतलब वो संगीत में अच्छे होते हैं ज़्यादातर राइट हैंडेड वाले, ऐसा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि स्पेशली हो ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस में ये होता है, अगर इन्हें करा जाए तो ये बेसिक अच्छे होते हैं। तो राइट लेफ्ट हैंडेड जो होते हैं वो आपको इस तरीके से क्लियर करना होता है कि एक दूसरे के अलग होते हैं। तो जब हम बात करें कि जैसे दाएं वाले जो होते हैं तो इनको आपको याद रखना है, जैसे कि किन का क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी और किन का क्या क्या चीज़ें खराब होंगी, ऐसे आपको समझना है। ये क्रॉस हो जाते हैं। देखो तो हम बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं? म्यूजिक में अच्छे होते हैं, इमेजिनेशन में अच्छे होते हैं। किसमें होते हैं? इमेजिनेशन में भी अच्छे होते हैं। और बात करें क्रिएटिविटी में भी अच्छे होंगे, जो भी इनको काम दिया जाएगा वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। क्रिएटिविटी होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं ये लोग, तो इस तरीके से क्लियर करेंगे। आर्ट में अच्छे होते हैं, और किस में अच्छे होते हैं? आर्ट में, कला में अच्छे होते हैं, आर्ट में भी अच्छे होते हैं। तो आर्ट, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, म्यूजिक में ये लोग अच्छे होते हैं। तो जैसे देखो बात करें, जो दाएं जो मान के चलो सेरिबेलर अर्ध गोलार्ध जो होते हैं वो दो पार्ट्स में बटे होते हैं, दाएं और बाएं में। तो इन दोनों में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी, उन चीज़ों में आपको याद रखना है कि इनको हम थोड़े से अंतर करेंगे। देखो जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट वाला होगा, उसका कौन सा जो सेरिब्रम होगा वो विकसित होगा, तो लेफ्ट हैंडेड वाले का दायां वाला विकसित होता है और दाएं वाले का लेफ्ट वाला विकसित होता है। तो ये उल्टा होता है। तो देखो अगर मान के चलो कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है, मान के चलिए कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है, तो उसका कौन सा सेरिब्रल विकसित होगा? तो कौन सा विकसित होगा? दायां वाला। यानी ये लेफ्ट हैंडेड जितने भी व्यक्ति होंगे उनके ये सब विकसित होते हैं। तो देखो मैं आपको बात करूं कि यहां पर मैं कैसे क्लियर करूं, तो यहां पर ये लेफ्ट बात करने लेफ्ट हैंडेड और यहां पर ये राइट हैंडेड, यानी ये जो वे व्यक्ति जो दाएं हाथ से काम करते हैं, जो अपने डेढ़े हाथ से काम करते हैं, जो व्यक्ति डेढ़े हाथ से काम करते हैं उनको लेफ्ट में ले जाते हैं, लेकिन उनका विकसित कौन सा होता है? दायां वाला जो सेरिब्रल है वो विकसित होता है। और जो व्यक्ति बाएं हाथ से काम करते हैं, जो अपने दाएं सीधे हाथ से काम करते हैं, सीधे हाथ से काम करते हैं, जैसे मान के चलो जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उनका तो दायां हिस्सा यानी सीधी तरफ वाला हिस्सा विकसित होता है, और जो सीधे हाथ से काम करते हैं उनके बाईं तरफ वाला हिस्सा ज़्यादा विकसित होता है। अब बाईं तरफ वाले जो हिस्से वाले जो लोग हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या क्या चीज़ों को इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको क्लियर कराते हैं। कि देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगी, तो मैं बात करूं तो देखो वो सोचने समझने की क्षमता वाले होते हैं। कैसे होते हैं? थिंकिंग उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो राइट हैंडेड वाले होते हैं वो कौन सी होती है? उनकी थिंकिंग मजबूत होती है। थिंकिंग मतलब सोचना, वो थिंक बहुत अच्छा करते हैं, सोचते बहुत अच्छा है, याद बहुत अच्छा करते हैं, कैलकुलेट अच्छा करते हैं, तो कैलकुलेटिंग बहुत अच्छे होते हैं, कैलकुलेटिंग वाले होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग अच्छी करते हैं, कैलकुलेशन अच्छा करते हैं। देखो यहां पर आपको समझना है कि सीधे हाथ वालों का ये विकसित है और डेढ़े हाथ वालों का ये विकसित है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो सीधे हाथ वालों का मैंने क्या बताया? लेफ्ट वाला हिस्सा मजबूत होगा और लेफ्ट हैंड वालों का राइट वाला हिस्सा मजबूत होता है। कौन सा हिस्सा? सेरिबेलर अर्ध गोलार्ध में। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा समझना है बस, और कुछ नहीं, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो थिंकिंग सोचना अच्छा होता है, कैलकुलेशन यानी गणना अच्छी कर पाते हैं सीधे हाथ वाले, और क्या कर लेते हैं, और आपके लिए बात करें तो उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनकी मेमोरी अच्छी होती है, उनके लॉजिक मजबूत होते हैं, उनके क्या होते हैं? लॉजिक मजबूत होते हैं। ये मत सोचना कि हम ज़्यादातर लोग सीधे हाथ वाले ही होते हैं, मोस्टली आप जानते हो ज़्यादातर लोग सीधे हाथ वाले ही होते हैं, तो उनका ये मजबूत होता है तो ये वाला हिस्सा खराब होता है। नहीं, आप दोनों ही बैलेंस बना सकते हो, बस वो तो विकसित के ऊपर आधारित होता है कि अगर ज़्यादा विकसित हो जाए तो क्या होगा, तो ब्रिलियंट कैलकुलेटर में चले जाते हैं, वो बढ़िया हो जाते हैं, थोड़े और ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। बाकी का विकसित तो हमारा सब बराबर ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो उसी का अंतर है ये, तो वो आपको समझना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजें क्लियर करके चलनी है कि राइट और लेफ्ट में हमारे लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। अब अगर बात करें कि सेरिबेलर अर्ध गोलार्ध का जो बीच वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, जो स्टेनम है इस टाइप का, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इस बीच वाले पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं उसे आपको समझना है। तो ये जो बीच वाला पार्ट आपका जो बनेगा, ये जो बीच वाला पार्ट बनेगा वो आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो मैं बात करूं तो इसे कहते हैं सल्कल। अगर यहाँ पर सल्कल जो पार्ट है इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, इसे हम सल्कल के नाम से जानते हैं, सल्कल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है,
और बाकी की सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ से। तो हम बात करेंगे आगे इसके कार्य के ऊपर। तो आपको देखना है कि इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखो सेरिब्रम के अंतर्गत अगर मैं इसको भी साफ करूँ तो आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देख लीजिए यहीं पर। देखें सेरिब्रम के अंतर्गत हमें पढ़ना है, किसके अंतर्गत पढ़ना है? सेरिब्रम के। देखो इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। सेरिब्रम को 4 पार्ट्स में कैसे बांटते हैं? ऐसे 4 पार्ट हो गए। और 4 पार्ट कैसे हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है, एक होगा फ्रंटल, एक होगा पैराइटल, और एक होगा ऑक्सीपिटल, और एक होगा टेम्पोरल। ऐसे करके क्लियर करते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। 4 प्रकार के लोब पाए जाते हैं। फ्रंटल लोब, लोब को हम पाली कहते हैं हिंदी में, तो फ्रंटल पाली बोल सकते हो। पैराइटल लोब बोल सकते हो, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पिटल लोब, और इसे बोलते हैं टेम्पोरल लोब। देखो ये मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क जो हमने बात करी है, अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम जो पार्ट है उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। अगर आपसे यहीं से क्वेश्चंस आ जाएं कि कैसे कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, फिर ये जो फ्रंटल लोब है ये क्या करता है, तो आप याद रखना ये हमारी ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा वाली होती हैं, इन पेशियों पर ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है। विल पावर्स जो होती हैं हमारी उनको नियंत्रण रखता है। तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण कौन करेगा? वो आपका फ्रंटल लोब रखेगा। ठीक है, तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण हमारा कौन करेगा? ये करेगा, फ्रंटल पाली करेगी। अब पैराइटल क्या करेगी? पैराइटल क्या करेगी? ये त्वचा से संवेदनाएं लेगी। संवेदनाएं, अब संवेदनाएं से मतलब आपको समझना है कि ये हमारे शरीर से दर्द और ये सारी चीज़ों को महसूस कराती है। संवेदनाएं, दर्द होगा, है ना, दबाव होगा, स्पर्श होगा, कोई कछूना होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन कराएगा? दर्द और स्पर्श वगैरह जो महसूस कराता है वो कौन कराता है आपका? वो आपका पैराइटल लोब कराता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीपिटल लोब का क्या कार्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करती है। जो हम देख रहे हैं, जो आप सब लोग इस बोर्ड को देख रहे होंगे, तो ये संवेदनाएं हमें कौन दिखा रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग दिखा रहा है? सेरिब्रम पार्ट दिखा रहा है। और सेरिब्रम का कौन सा भाग? तो ऑक्सीपिटल लोब। तो दृश्य संवेदनाएं दिखाता है। ये क्या दिखाता है? दृश्य संवेदनाएं। तो ये हमें दृश्य संवेदनाएं दिखाने का कार्य करता है। अब इसके बाद क्या बनता है? टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल क्या करेगा? जब ये दिखा रहा है तो ये क्या करेगा? सुनाएगा। तो आपको जो सुनाई दे रहा है तो सुनने में मदद करता है। तो सुनने में मदद करता है। तो सुनने में हमें कौन सा मदद करेगा? टेम्पोरल करेगा। देखने में मदद कौन करेगा? ऑक्सीपिटल करेगा। संवेदनाएं कौन ग्रहण करेगा? दर्द व स्पर्श, ये जो चीजें होंगी वो हमें कौन बताएगा? पैराइटल लोब करेगा। फ्रंटल पाली क्या करेगी? ऐच्छिक पेशियों पर हमारी नियंत्रण करेगी। ऐच्छिक पेशियों पर क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। ऐसे कुछ चीजें आपको क्लियर करनी है। ठीक है, अगर अभी आपसे पूछा जाए कि सेरिब्रम का कार्य क्या है, आपसे अगर अब कार्य पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनेंगे वो इसके कार्य ही होते हैं, जो ज्यादातर पेपर में आते हैं, आपको याद रखना है। तो देखिए इसके जो प्रमुख कार्य हैं वो कौन कौन से होंगे? वो आपका होगा एक तो मेमोरी यानी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, नॉलेज, वाणी यानी आपका स्पीक, ठीक है, वाणी, इच्छा शक्ति यानी विल पावर, इच्छा शक्ति, देखने और सुनने की क्रिया। मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली ये पाइटल यहीं पर है, देखने और सुनने, तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे चलकर हम कान का एक और पार्ट पढ़ेंगे, वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होगा, तो वहाँ पर भी सेम यही कंडीशंस हो जाएगी। लेकिन मस्तिष्क का कौन सा प्रमुख पाली करेगा? तो वो ये ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल ही करते हैं प्रमुख रूप से। लेकिन अगर मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा तो हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना पे भी जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ लिखो, चाहो तो मत लिखो, दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो आप चाहो तो यहाँ मत ही लिखिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप चेतना लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। और अगर हम बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट होगा आपको, तो याददाश्त बोल दिया मैंने, नहीं बोला, तो और लिख देते हैं याददाश्त, याददाश्त, याददाश्त ऐसे बोलते हैं। ठीक है, याददाश्त होगा आपका, तो ये आपको याद रखना है, याददाश्त हो जाएगा। अब इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा तो उसको भी हम क्लियर करें। तो आपको और भी चीज़ें याद रखनी है कि याददाश्त के बाद क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो आप ज्ञान, वाणी, अच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता, ये सारे जो कार्य हैं वही इतने ही इंपॉर्टेंट बननी है। और आदि लिख लेंगे, ETC बहुत हैं। ठीक है, तो ज्ञान, वाणी, इच्छा शक्ति, बुद्धि, चेतना, याददाश्त आदि जो कार्य हैं वो आपके सेरिब्रम के कार्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दें, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से जल्दी कि देखिए सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है।
2/3 भाग होता है कुल मस्तिष्क का, 2 गोलार्धों का बना होता है जिसे सेरिब्रम अर्ध गोलार्ध कहते हैं। ये 2 पार्ट में होता है, राइट और लेफ्ट। राइट वाला जो अर्ध गोलार्ध है वो लेफ्ट हैंडियों का ज़्यादा, जो बाएं हाथ वाले जो होते हैं, लेफ्ट हैंड वाले जो होते हैं, उनका सबसे अधिक विकसित होता है। और जब उनका विकसित होता है तो उसके लिए उनमें क्या क्या रुचियाँ अधिक होती हैं, तो म्यूजिक सुनना उन्हें पसंद होता है, ज़्यादातर म्यूजिक में रुचि रखते हैं, इमेजिनेशन उनकी अच्छी होती है, क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, आर्ट में अच्छे होते हैं। और जो दाएं हाथ वाले होते हैं, जो सीधे हाथ वाले होते हैं, उनका बायां हिस्सा ज़्यादा विकसित होता है सेरिब्रम का। तो इसमें हम बात करें, उनका थिंकिंग, कैलकुलेशन, मेमोरी और लॉजिक इनके ज़्यादातर मजबूत होते हैं। ऐसे आपको क्लियर करना था। इसके बाद बात करें तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, ये 4 पालियों में बटा होता है। फ्रंटल पाली ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करती है, पैराइटल लोब संवेदनाएं दर्द स्पर्श कराती हैं, ऑक्सीपिटल आपको दृश्य संवेदनाएं देती हैं, और टेम्पोरल लोब सुनने में क्या करती है, मदद करती हैं। इनका कार्य क्या होगा? कार्य होगा बुद्धिमत्ता, ज्ञान, वाणी, इच्छा शक्ति, चेतना और याददाश्त। ये इनका प्रमुख कार्य है। इतना आपको समझना था। ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं कंप्लीट। अब मुझे बताइए आपका सारी चीजें कंप्लीट है कि नहीं है? जल्दी से क्लियर करें, चलिए जल्दी से क्लियर करें। चलो क्लियर है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इन सबको मैं साफ करूंगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक पर बढ़ेंगे आगे। देखिए इसके बाद हमने सेरिब्रम के बाद में क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन को जल्दी से क्लियर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में जो इंपोर्टेंट आएगा वो सीधे सीधे हम क्लियर करेंगे। डाइनसेफेलॉन में जो सबसे पहले इंपोर्टेंट होता है उसी को हम पढ़ेंगे सीधे सीधे। तो डाइनसेफेलॉन में क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। डाइनसेफेलॉन से आपको क्या पढ़ना है वो चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो इंपोर्टेंट होगा, डाइनसेफेलॉन जो होता है पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। ये डाइनसेफेलॉन किस पार्ट में पाया जाता है? पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि जो हैं उनके हिस्से हैं कुछ, जिनसे हम बात करें तो इसे हम कहेंगे 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक आपका है थैलेमस, क्या है? थैलेमस। और एक है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस। अब हमें दोनों चीजों को क्लियर करना है, कैसे पढ़ना है उन चीजों को क्लियर करेंगे। देखो डाइनसेफेलॉन जो है एक तरीके का अगर हम बात करें तो इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। तो थैलेमस जो कार्य करता है, थैलेमस जो हमारे यहाँ पर कार्य करता है डाइनसेफेलॉन में, वो हमारे मस्तिष्क में किसका कार्य करता है? तो ये हमें ठंडा और गर्म पहचानने में मदद करता है, ठंडा एवं गर्म। अब हमें कोल्ड एवं हॉट कौन पहचान के देगा? कोल्ड एंड हॉट। ये जो पहचान कराता है वो हमारा मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कराता है? तो आपको याद रखना है थैलेमस कराएगा कि ठंडा गर्म। और अगर बात करें तो ये दर्द की भी पहचान कराता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने हमें पैराइटल पाली बताई थी, पैराइटल लोब कराता है। तो पैराइटल भी कराता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में ये आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लोब से नहीं आएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है, तो आप थैलेमस की ही बात करेंगे। ऐसे आपको क्लियर करना है। तो ठंडा गर्म एवं दर्द की पहचान कौन कराएगा? आपका थैलेमस वाला पार्ट कराएगा। ऐसे ही आपको समझना है क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी से कनेक्ट तो जरूर रहेगा मस्तिष्क में। तो ठंडा गर्म एवं दर्द की पहचान कौन कराएगा शरीर में? थैलेमस कराएगा। बस इतना पढ़ना है इसके बारे में। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या होती है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस क्या है? एक ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। हाइपोथैलेमस हम ग्रंथि कहते हैं क्योंकि अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की तो ये 9 ग्रंथियों में से जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं प्रमुख 9 ग्रंथियां, उनमें से एक ग्रंथि है प्रमुख। तो ऐसे आपको याद रखना है। और हाइपोथैलेमस को हम मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस ग्रंथि को देखिए कुछ चीज़ों से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथि को हम मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर और मास्टर ग्लैंड, मास्टर और मास्टर ग्लैंड यानी अगर हम बात करें तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, वही लिखना है सेम, मास्टर और मास्टर ग्रंथि, है ना। और अगर हम बात करें तो इसे सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहते हैं। इसे सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है। तो मास्टर और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। अब आप कहेंगे सर क्यों कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन वास्तव में कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। वास्तव में हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन वास्तव में कहां से स्रावित होते हैं? आपके
हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखिए ये ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, इस ग्रंथि को हम शरीर का तापमापी भी कहते हैं। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, इसी में बात करें, इसे शरीर का तापमापी भी कहा जाता है। इसे शरीर का क्या कहा जाता है, तापमापी भी कहा जाता है। थर्मामीटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, शरीर का तापमापी कहा जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए मानव शरीर का तापमापी किसे कहा जाता है, थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। तो थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है, वो आपको हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लियर। अगर हम बात करें तो इसके कार्य क्या हैं, तो कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। तो इसके जो कार्य हैं वो आप समझ लीजिए, वो है भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, ताप यानी टेम्परेचर, अभी हमने बात करी तापमापी कह रहे हैं तो इसीलिए। तो भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, ताप यानी बॉडी टेम्परेचर आप समझ सकते हो, और घृणा यानी आप प्यार करते हो तो नफरत भी करते हो किसी से। तो कंडीशंस की बात वही है, भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, ताप, घृणा आदि कार्यों का कौन नियंत्रण करता है, आदि कार्यों का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा, वो करेगा हाइपोथैलेमस। ऐसे आपको क्लियर करना था। तो कार्य भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, पसीना, ताप, घृणा आदि कार्यों का नियंत्रण कौन करता है आपका, तो कौन करेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो कौन करेगा आपका, तो हमें क्लियर करना है, डायेनसेफेलॉन करेगा। और ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी क्लियर। क्लियर कर, चलिए फिर क्लियर करते हैं। चलो फिर ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनेंगी, तो उनको हम पढ़ेंगे फटाफट। देखिए अब हमें पढ़ना है मध्य मस्तिष्क। अब हमें क्या पढ़ना है, मध्य मस्तिष्क पढ़ना है। ठीक है, अब हम कौन सा मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं, मध्य मस्तिष्क। कुछ ज्यादा नहीं है तो जल्दी से क्लियर करेंगे। मध्य मस्तिष्क में इसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमने बताया था इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक था आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, और आपका है दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल ऐसे करके आपको क्लियर करना है। अब देखो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का जो कार्य है, जो फंक्शंस है, वो क्या है, तो आपको यहां से याद करना है कि ये देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखने और सुनने की क्रिया को कौन नियंत्रित करेगा, ये देखने और सुनने की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये करता क्या है, देखने और सुनने की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद में क्या आता है, सेरिब्रल पेंडिकल आता है। इसके बाद में क्या आता है, सेरिब्रल पेंडिकल। अगर हम सेरिब्रल पेंडिकल की बात करें तो ये क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये मस्तिष्क के सभी भागों को मेरुरज्जु या मेडुला ऑब्लंगेटा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, मेडुला ऑब्लंगेटा से जोड़ता है। तो मस्तिष्क के सभी भागों को ये किससे जोड़ेगा, तो आपको याद रखना है मस्तिष्क के सभी भागों को मेडुला ऑब्लंगेटा तक जोड़ता है। जोड़ता है। क्लियर। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर करनी है, जल्दी से क्लियर करेंगे, जल्दी से बता दीजिए आप, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कार्य देखने और सुनने की क्रिया का नियंत्रण करता है, मस्तिष्क के सभी भागों को मेडुला ऑब्लंगेटा से जोड़ता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, बस आपको इतना पढ़ना है। क्लियर करेंगे, चलिए जल्दी से क्लियर करिए। चलो तो फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे आगे। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो देखिए। अब हम पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क, यानी सबसे पिछला मस्तिष्क। देखिए पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें कौन सा मस्तिष्क पढ़ना है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और मैंने बोला था पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत जैसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके दो पार्ट पढ़ने थे। कितने पार्ट पढ़ने थे, दो पार्ट। अब दो पार्ट में एक तो हम पढ़ते हैं सेरिबेलम और दूसरा पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा पढ़ते हैं पॉन्स वेरोलाई। हम तीन पार्ट के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सीधे सीधे क्लियर करता हूँ आपको पश्च मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि किस टाइप से आपको याद रखना है और क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाली हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले हम पश्च मस्तिष्क से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो एक तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे
पिछला भाग, तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है आपका? पश्च मस्तिष्क होता है, इसलिए हम पिछला भाग कह रहे हैं, ठीक है। कौन से ब्रेन के नाम से जानते हैं इसको? और दूसरा इंग्लिश नाम है हिंड ब्रेन, क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन भी कहते हैं इसे। और किस नाम से जानते हैं? हिंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और सेरिबेलम मेडुला ऑब्लांगेटा और पेंस बेरोलाई से मिलकर बना होता है। तो पश्च मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ भी बातें करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिबेलम से मिलकर बना होता है, से मिलकर क्या होता है? बना होता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो जब हम इन तीनों चीज़ों की बात करें तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है हिंड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम से मिलकर क्या होता है? बना होता है। याद करें, आपको मैंने बताया था कि ये दो पार्ट्स में होता है। एक पार्ट हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम, तो मैं सबसे पहले सेरिबेलम की ही बात कर रहा हूँ आपसे, और वही चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सेरिबेलम की, ठीक है। तो सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। सेरिबेलम से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो देखिए। इसे हिंदी में कहें तो अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो सेरिबेलम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे पूछे छोटा दिमाग किसे कहा जाता है, तो छोटा दिमाग जो होते हैं वो हम किसे कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। इसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, तभी तो कहते हैं यहाँ मत मारना भाई, छोटा दिमाग होता है। नाना पाटेकर ने कहा है, आपको याद होगा कई सारी पिक्चरों में, अरे यहाँ मत मार, यहाँ छोटा दिमाग है मेरा। तो हमारा जो सबसे जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है वो सेरिबेलम कहलाता है। सेरिबेलम को हम क्या कहते हैं? छोटा दिमाग कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं। अब इसके बाद में आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट होगा सेरिबेलम से, तो सेरिबेलम को समझेंगे। देखो ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ। सेरिबेलम को क्या कहते हैं? ट्री ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का पेड़, ठीक है। जीवन का पेड़, जीवन का पेड़ किसे कहा जाता है? अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो भी आप क्या कहोगे? सेरिबेलम को कहते हैं। मानव जीवन का पेड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं? कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अगर हम यहाँ से कार्य की बात करें, देखिए कार्य, सबसे पहले आपसे कार्य पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर के बॉडी बैलेंसिंग का कार्य करता है। बॉडी बैलेंसिंग से मतलब शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसका जो कार्य है वो क्या है? शरीर का संतुलन बनाने रखना है, अर्थात बॉडी को बैलेंस्ड करना। दूसरा जो इसका कार्य है जो हमारे लिए प्रमुख होगा वो क्या होगा? पेशीय संकुचन, मस्कुलर मोमेंटम करना। तो मस्कुलर मूवमेंट करना अर्थात पेशीय संकुचन करना भी इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य होगा पेशीय संकुचन करना। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग तो है ही है, शरीर का संतुलन करता है, पेशीय संकुचन करता है, कान के आंतरिक संतुलन भाग से संवेदना ग्रहण करता है। तो कान के आंतरिक भाग से क्या ग्रहण करता है? संतुलन। तो कान के आंतरिक भाग से संवेदना ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है? संवेदना ग्रहण करता है, ठीक है। कान के आंतरिक भाग से क्या ग्रहण करता है? संवेदना ग्रहण करता है। और क्या होगा? और हमें बोलने में मदद करेगा। और हमें क्या करेगा? बोलने में भी मदद करेगी। ये भी हमें बोलने में मदद करता है। तो बोलने में क्या करता है? मदद करता है, मदद करता है, हेल्प टू स्पीक, ठीक है। बोलने में क्या करेगा? मदद करेगा। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलिए तो देखिए सेरिबेलम में हम बात करें क्या क्या है। एक तो सबसे पहले छोटा दिमाग किसे कहते हैं? सेरिबेलम को कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग भी कौन सा होता है? सेरिबेलम ही होता है। अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है इसे। ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का पेड़ कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये रेगुलर बना रहता है, लगातार एक पूरी तरीके से बैलेंस बनाए रखता है पूरे जीवन को। जब तक ये हमारे पास रहेगा तब तक हम खड़े रहते हैं। जैसे जो लोग दारू वारू पी लेते हैं उनका ये बिगड़ जाता है और उनका शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपसे कहें कि कोई बंदे ने दारू पी ली है, उसकी जीभ नहीं चल रही है, उसका मस्तिष्क है नहीं, वो सुबह कुछ भी बोल देता है दारू पीने के बाद और बाद में भूल जाता है, तो ये किस हिस्से पर उसका इफेक्ट पड़ता है? वो पड़ता है आपका सेरिबेलम पर। किस पर? सेरिबेलम पर। सेरिबेलम क्या होता है? असंतुलित हो जाता है। असंतुलित होता है तो लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लग जाते हैं। तो कंडीशंस वहीं पर है, इससे आपको याद रखना है और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। तो मैं बता दूँ, मैंने आपको पढ़ाया था पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। पॉन्स वेरोलाई
हम पेंस वेरुलाई को पढ़ेंगे, पॉन्स वेरुलाई। अब पॉन्स वेरुलाई क्या है इंपॉर्टेंट, उसको समझेंगे। तो देखिए मस्तिष्क का एक सेकंड पार्ट है, हम सेकंड हिस्से के अंतर्गत पढ़ रहे हैं इसको, सेकंड पार्ट के अंतर्गत पॉन्स वेरुलाई को। तो पॉन्स वेरुलाई हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बनेगा, देखो श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है। हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है वो श्वसन तंत्र का नियंत्रण क्या कर रहा है, तो श्वसन तंत्र का नियंत्रण कौन करेगा, श्वसन तंत्र का नियंत्रण। तो हमारी बॉडी में श्वसन तंत्र का नियंत्रण जो करता है वो कौन करता है, पॉन्स वेरुलाई करता है। कौन करता है, पॉन्स वेरुलाई करता है। ठीक है, हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसका जो नियंत्रण है वो कौन करेगा, पॉन्स वेरुलाई करेगा। ये आपको याद रखना है। तो इससे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी थी। तो अभी क्लियर हैं, बताइए मुझे, सेरिबेलम और पॉन्स वेरुलाई क्लियर है आपका दोनों ही। अगर देखो मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम इसको मिलाएं और पॉन्स वेरुलाई को मिलाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं, है ना, ब्रेन स्टेम। तो इसे हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। दोनों को हम दिमाग का तना कहते हैं, या मस्तिष्क का जो तना होता है जो हमारे साथ कर रखता है उसको बोलते हैं। तो दोनों को मिलाकर, तो पॉन्स वेरुलाई का कार्य क्या है, श्वसन तंत्र का नियंत्रण करना। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़ सेरिबेलम और पॉन्स वेरुलाई मिलकर क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, इससे आगे तीसरा पार्ट बनता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा, तो हम उसकी बात करेंगे। तो मैं इसे साफ करूंगा और मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मेडुला ऑब्लंगेटा को, है ना, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या पढ़ने वाले हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा। जब हम मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करते हैं तो अपने लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं और कैसे बनती हैं, तो वो हम क्लियर करेंगे। अब देखो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा हिस्सा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो है वो सबसे निचला भाग भी हम कह सकते हैं। तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पर हमारे जीवन में क्या होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन से मतलब अगर हम बात करें तो जैविक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं। अब आप कहेंगे सर जैविक क्रियाएं कौन कौन सी, तो यहाँ जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है यहाँ पर हमारे जैविक क्रियाएं होती हैं, जैविक रिएक्शंस होती हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि कैसे होता है, कि ये दो तरह की होती है जैविक क्रियाएं। एक होती है वाइटल रिएक्शंस, एक होती है एसेसरी रिएक्शंस। एक होती है प्रतिवर्ती और एक होती है अनैच्छिक। अगर हम बात करें एक सहायक क्रिया, एक जैविक क्रिया, इन टाइम से हमें क्लियर करना है। मैं उतना ज़्यादा डिटेल आपको नहीं ले चलूँगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखो वाइटल रिएक्शंस भी होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिपेंड में जाए, उतना ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आना भी नहीं है। तो सीधे सीधे जैविक क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। अब वो जैविक क्रियाओं में कौन कौन सी होती हैं तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो कुछ तो होती हैं अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी, और कुछ होती है ऐच्छिक, अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करना ही मेडुला ऑब्लंगेटा का प्रमुख कार्य है। तो देखो मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि आपके लिए इसके जो प्रमुख कार्य हैं, जो फंक्शंस हैं, वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो जब हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, तो मैं बात करूँ। देखो ये क्या करता है, श्वसन कराता है, पहले तो रेस्पिरेशन मदद करता है, पाचन कराता है, क्या कराता है, पाचन कराने में मदद करता है, उत्सर्जन कराने में मदद करता है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कराने में मदद करता है, एक्सक्रीशन कराता है। देखो श्वसन रेस्पिरेशन कराता है, रेस्पिरेशन, ठीक है, पाचन डाइजेशन, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, ठीक है, उत्सर्जन कराता है, एक्सक्रीशन कराता है। अब क्या करेगा, हृदय की धड़कन उत्पन्न करेगा, हृदय की धड़कन, ठीक है, हार्ट बीट आप बोल सकते हो, हार्ट बीट, ठीक है। आप आगे बात करें, ब्लड सर्कुलेशन करेगा, रक्त परिसंचरण, और क्या करेगा, रक्त परिसंचरण करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बोल सकते हो, क्या करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन करेगा।
अब आपने देखा कि मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है, जैविक क्रियाएं करता है। कार्य दो प्रकार, कई प्रकार के कार्य होते हैं, अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या ये सारी क्रियाएं हमारी इच्छा से होती हैं? आप कहेंगे नहीं होती हैं। तो ये कैसी क्रियाएं हैं? ये आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये आपकी कैसी क्रियाएं? अनैच्छिक। ठीक है, ये आपकी कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। अर्थात हम बात करें इनवॉलंटरी क्रिया है। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होती, जो हमारी इच्छा से नहीं होती लेकिन होती हैं, हमारे शरीर में ज़रूरत है तो हमारी होती है। लेकिन कुछ और भी है इनके अलावा जो हमारे इम्पोर्टेंट होती हैं, अनैच्छिक में होती हैं। ऐसे शरीर में बात करते हैं तो जो हमारे शरीर में अवक्रियाएं इनवॉलंटरी की तरह काम तो करती हैं लेकिन होती वो वॉलंटरी हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत है हमारे शरीर में। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर होते हैं क्योंकि ये अवक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं लेकिन इनकी उपस्थिति में हमारे शरीर की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ के चलना है कि जो चीज़ें नहीं होंगी उनमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो उनको मैं क्लियर करूँ। तो आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी है। देखो, कार्य में याद रखें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण का कार्य तो करते ही करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख कार्य करते हैं। तो मैं सेकंड तरीके से कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तब बताता हूँ। तो देखो, एक इसका काम है हिचकी। हम लोगों को जो हिचकी आती है, हिकअप्स बोलते हैं, हिकअप्स बोलते हैं हिचकी। जो हमें हिचकी आती है वो भी कौन कराता है? नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। हिकअप्स बोलते हैं ना, CUPS होता है, तो CUPS करने लगा, हिकअप्स है ना। कार्य हिचकी। अगर आपसे पूछा जाए हिकअप्स के बाद में क्या होता है? स्नीजिंग, अर्थात हम छींकते हैं, हम छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं। क्या करते हैं? स्नीजिंग यानी छींकना। ये भी कौन सी क्रिया होगी? अनैच्छिक क्रिया होंगी। तो कुछ चीजें आपको याद रखना है। अब जैसे कोल्ड होता है, कफ होता है, कोल्ड कफ है ना, यानी सर्दी जुकाम आप बात कर सकते हो, है ना। और चीज़ों की बात करें तो आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा? तो हम कह सकते हैं डकार लेना। क्या लेना? डकार लेना। बर्फ बोलते हैं, बर्फ है ना, बर्फ, डकार। ये चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हमारे लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ें। इसके बाद में आप बात करें, वॉमिट हो जाएगी, उल्टी, दस्त हो जाएंगे। तो मतलब बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जैसे खांसना, छींकना, बहुत सारी चीज़ें, खांसना, छींकना है ना, नाक आना, मतलब जो नाक हम निकालते हैं बाहर, अब समझो बहुत अजीब होता है। तो कहने का मतलब वही है, हिचकी, छींकना, सर्दी जुकाम, डकार, उल्टी, ये सभी इस मेडुला ऑब्लांगेटा को नियंत्रित करने का कार्य है। मेडुला ऑब्लांगेटा इतने सारे कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को, ये दोनों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट बनेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो पलकों का झपकना भी होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइस बोल देते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, पलकों का झपकना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपके नियंत्रण करने वाला कौन बनेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा बनेगा। सिंपल सी भाषा में बात करें तो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस करता है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और हिचकी, छींकना, सर्दी जुकाम, बर्फ, उल्टी, इन सब का क्या करता है? इन सब का नियंत्रण करता है। तो अभी आपका मस्तिष्क से जो पार्ट थे, वो ये ब्रेन वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमें पढ़ना क्या है? मेरुरज्जु पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो हम अभी किसको पढ़ने वाले हैं? स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे।